नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी महीने मतदान होगा, अगले महीने उसका फैसला होगा। तो इसमें आपने दोबारा एक गठबंधन कर लिया है देवेंद्र यादव की पार्टी के साथ में। तो ये मैंने जो हिसाब लगाया, ये बिहार में 5 गठबंधन लड़ रहे हैं। एक एनडीए लड़ रहा है, एक आरजेडी कांग्रेस का तत्व है उनका अलायंस, एक आपका अलायंस है, एक पप्पू यादव का अलायंस है और एक कुशवाहा का अलायंस है। तो ये 5 अलायंस का मतलब ये होता है, कभी भी आप जानते हैं राजनीति में कि जितने ज्यादा अलायंसेस होंगे, विरोधी जितने बटे हुए रहेंगे, उतना जो सत्ताधारी पार्टी है उसको या एनडीए है उसको एडवांटेज होगा। तो ये जो आप मतलब टुकड़े टुकड़े करके लड़ रहे हैं, इससे तो आप एक तरह से एनडीए को फायदा पहुंचा रहे हैं बिहार में। सर, आप जिस जगह पर बैठकर मुझसे सवालात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में तो उल्टा ही हो गया ना जी। महाराष्ट्र में तो उल्टा ही हो गया। महाराष्ट्र में तो खेल ही पलट गया ना। तो ऐसी बात नहीं है। हमारा जो अलायंस देवेंद्र प्रसाद यादव साहब से है, वो और भी आप इंतजार करिए, एक दिन का टाइम दीजिए आपको, और भी हम लोग या हम किसी के साथ जाएंगे या कोई हमारे साथ आएगा, उस पर भी बातचीत चल रही है हमारी। मगर ये बोलना कि अलायंस करने से वोट का डिवाइड हो जाता है, अगर मैं अकेले लड़ता तो भी आप बोलते मेरे को कि भाई आप वो आपके अपोनेंट्स बोल रहे हैं डिवाइड कर, आप वोट डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये तो सर, ये तो डेमोक्रेसी में ये तो वोटर का राइट है कि वो किसको पसंद करे ना पसंद करे, वोट डाले ना डाले। तो हम तो वोटर के पास जाएंगे, बिहार की जनता के पास जाकर उनसे अपनी बात रखेंगे, समझाएंगे उनको, और हमको यकीन है कि हमारे बोलने से, हमारे कन्विंस करने से वो हमको अपनी मोहब्बत से और अपने आशीर्वाद से, अपने वोट से नवाजेंगे। मगर ये आर्गुमेंट के इतने अलायंसेस बन रहे हैं तो ऐसा हो गया। तो देखिए, लास्ट टाइम 5 साल पहले जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, मगर उसका नतीजा क्या निकला? मकसद इसलिए था, मकसद क्या था कि भाई बीजेपी को रोकेंगे, आरक्षण का मसला उठा था, और गठबंधन के नाम पर सबने वोट किया। नीतीश कुमार ने भारतीय झूठी पार्टी कहा था, क्या क्या नहीं कहा था बीजेपी को, और कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। मगर बीच रास्ते पर आपने बिहार जनता को धोखा दे दिया, नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में चले गए। तो ये, और 15 साल नीतीश कुमार के, 15 साल आरजेडी के। तो एक बिहार की जनता ये चाह रही है कि भाई कोई ऑप्शन भी तो हमारे सामने हो, ताकि ये 2 गठबंधन, जो 2 पॉलिटिकल अलायंसेस है, बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी का, इससे हटकर हमारे को ऑप्शन मिले। तो हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस वहां पर है, और उस पॉलिटिकल स्पेस को हम फिल करना चाह रहे हैं, ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। अब जाहिर है कि क्या होगा, कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि 5 साल पहले जो रिजल्ट आया था एमआईएम के लिए, उस तरह नहीं आएगा। हम सिर्फ 6 सीट लड़े थे, फिर बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान 3 लाख वोट लिए, वहां से 3rd नंबर पर आए। फिर बाई इलेक्शन हुआ 7 महीने पहले, तो हम उसी जी, उसमें आप जीते में। तो हमको लगता है कि 5 साल में हमने मेहनत की, सिर्फ ऐसा नहीं कि गए और भूल गए, कंटिन्यूस मेहनत की अख्तर उल इमान साहब ने वहां पर। हमको यकीन है कि देवेंद्र प्रसाद साहब के अलायंस में और दूसरा जो भी आगे बढ़ेंगे हमको फायदा होगा। पर ओवैसी साहब, ये आरोप आप पर बार बार क्यों लगता है, जो मतलब सेकुलर पार्टी है जो अपने आप को कहती है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, आप बीजेपी की बी टीम में, या ये आरोप जो है अभी से नहीं, हम पिछले 5 साल से कम हर जगह, हर चुनाव से पहले आप पर ये आरोप लगता है कि आप बीजेपी का मदद करने के लिए जाते हैं? सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे सर्टिफिकेट जब देता है। अब यकीन मानिए, जिस दिन मुझे कोई कहते हैं तो रात में और अच्छी नहीं जाती, मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, कि चलो, मुझे बड़ा इत्मीनान होता है कि इन्होंने मुझसे ये बात कही। देखिए, ये जो बात कही जाती है, ये झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है। अब आप ये बताइए, महाराष्ट्र की मिसाल ले लीजिए। हम कुछ 50 सीट अभी लड़े, हमारे इम्तियाज जलील साहब उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट थे, 50 सीट हम लड़े। तो भाई वहां पर कौन जीता, किसकी सरकार है, किसको हराया हमने? तो ये बोलना कि आप लड़ना नहीं, भाई आप चाहते क्या है? दलित, मुसलमान और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो क्या सिर्फ बड़े समाज के लोगों की लीडरशिप में उनकी गुलामी करते रहे? अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो आपको खुश होना चाहिए। आप बोले हाँ लड़ो इलेक्शन, क्योंकि तुम डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हो। वो लोग जो जमहूरियत में जिनका यकीन कम हो रहा है, हम उनको यकीन पैदा कर रहे हैं। तो ये नहीं लड़ रहे क्यों आप लड़ने से फायदा हो रहा। मैं इनको कई मर्तबा कहा हूं, एक एम्पिरिकल एविडेंस के साथ भी दिया हूं, और आज से 10 दिन पहले प्रिंट न्यूज वेबसाइट में एक जर्नलिस्ट है मोहतरमा फातिमा खान ने पूरा
डेटा के साथ बताए कि एमआईएम के महाराष्ट्र में लड़ने से या यहाँ के लड़ने से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, और ये बिल्कुल झूठ है। अब आप बताइए कि औरंगाबाद की सीट, भाई औरंगाबाद की सीट से 22-23 साल से शिवसेना का कब्जा, इम्तियाज जलील जीते वहां से। लोग हमको कई, उस वक्त भी मुझसे कहा गया, कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने कहा अरे सर आपने तो केक वॉक दे दिया शिवसेना को। बहुत मैंने बहस की, एक मशहूर लेडी जर्नलिस्ट भी है, अरे तुमने तो केक वॉक दे दिया। मतलब ठीक है, आपने कहा अपनी बात देख लो। फिर हम किशनगंज लड़े बिहार में अगर एक ही सीट कांग्रेस और आरजेडी जीती तो किशनगंज में जीती। 3.5 लाख वोट वो लिए कांग्रेस, 3,25,000 जेडीयू, 3 लाख तो मान लिए। भाई 3 पार्लियामेंट की सीट में लड़ता हूं, 2 मैं जीतता हूं, हैदराबाद में बीजेपी को मराते हैं, और 191 सीट्स में कांग्रेस बीजेपी से 175 सीट हारती है। भाई आपकी कमजोरी, आपकी गलती, आपकी गलत तरीके से, आपकी इनकैपेसिटी की वजह से बीजेपी जीतती है। अगर आज मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत तो कांग्रेस पार्टी है, मैं नहीं हूं। मैं कहा हूं बताइए, तो मुझे भी तो फायदा होना ना। मेरा मकसद क्या है कि हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी के कैंडिडेट जीते, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं ये झूठे सेकुलरिज्म से, जो सिर्फ धोखा देती हैं, जो लीडरशिप नहीं पैदा होने देते, जो बेनामी की लीडरशिप होती है। अरे भाई अगर इम्तियाज जलील वहां से एक आपके जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी का था, अगर आज वो एमपी बन गया, उसका कोई फैमिली नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर ऐसे कई लोग हैं जिनको हम आगे लाना चाहते हैं, वो आगे बढ़े लीडरशिप। ये जो आप झूठा सेकुलरिज्म कह रहे हैं, ये तो वही बात है, बीजेपी भी कहती है सूडो सेकुलरिज्म, और आप भी कह रहे हैं कि झूठा सेकुलरिज्म है। तो फिर क्या है, मतलब ये दोनों, मतलब बात तो वही हो रही है ना, झूठा सेकुलरिज्म और सूडो सेकुलरिज्म। तो सिर्फ असली सेकुलरिज्म कौन है, कौन उसका झंडा उठा रहा है? देखिए, बीजेपी तो सेकुलरिज्म पे यकीन ही नहीं करती जी। बीजेपी तो सेकुलरिज्म को मानती नहीं है। बीजेपी कहां सेकुलरिज्म को मानती है? बीजेपी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी तो हर चीज वो काम कर रही है जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। कौन सा नहीं, एक एक काम वो कर चुके हैं। मैं जब झूठा सेकुलरिज्म कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि जितने सेकुलर पार्टीज हैं, आप बता दीजिए कि हमारी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में कितने मुसलमान जीत कर आए? 23 जीत कर आए, वो 4% भी नहीं है। अच्छा, उन 23 में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो हकीकी तौर पर कह सकते हैं कि हाँ सेकुलरिज्म की कामयाबी है। एक तो हमारे अंसारी साहब यूपी के, और एक आपके जो तमिलनाडु से जीत के आते। माँ बाकी तो बशमूल मेरे, मैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहा हूं जहां पर 30% मुसलमान है। तो फिर आपका रोल क्या है बताइए ना। चलिए मैं झूठा हूं तो आप तो अच्छा, झूठा सेकुलरिज्म आप इनका देख लीजिए कि इलेक्शन भूमि पूजन हुआ, कमलनाथ का जो कि भाई मैं ईंट भिजा रहा हूं, प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया। अरे भाई आप ही तो इस मसले को पैदा करते और आप फिर हमको गाली देते। तीसरा, इनका आज बड़ी बड़ी कांग्रेस, ये सब सेकुलर पार्टीज बोल रहे भाई यूएपीए में भीमा कोरेगांव में लोगों को पकड़ा गया, दिल्ली के राइट से पकड़ा गया। अरे भाई यूएपीए में नरेंद्र मोदी, अमित शाह होम मिनिस्टर जब लॉ लेकर आए, किसने सपोर्ट किया उस अमेंडमेंट को? कांग्रेस ने किया ना। 2009 में 8 में चिदम्बरम ने यूएपीए लिया। मैं यूएपीए की सपोर्ट कर रहा, यूपीए की सपोर्ट कर रहा था, मैं अपोज कर रहा उसको, मेरी स्पीच है वहां पर। मैंने कहा इससे सिर्फ दलित, मुसलमान और डिसेंटर्स को नुकसान होगा। आज वो सही साबित हो रहा। तो कौन सा सेकुलरिज्म है आप कहां का सेकुलरिज्म है? आप बताइए ना। इनका सेकुलरिज्म तो कोई झूठ पर मुंह बनी है। तो ये आप जो कह रहे हैं, मुझे याद आई एक बात कि 2008 में जब यूएस न्यूक्लियर डील पर कांग्रेस को सपोर्ट की जरूरत थी, उस वक्त आपने पार्लियामेंट में कहा था, जहां तक मुझे याद है, कि अडवाणी जो बाबरी मस्जिद के आरोपी है उनको मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने दे सकता, इसलिए मैं कांग्रेस को वोट डाल रहा हूं। तो वहां से आप 12 साल बाद देखिए तो आप काफी दूर चले गए कांग्रेस से। उस वक्त आपने उनका साथ दिया था कि अडवाणी प्रधानमंत्री न बनने पाए, इसलिए आप उनके साथ थे, और आज आप उनके खिलाफ हैं। भाई आज भी हम कह रहे हैं कि बीजेपी को दिल्ली में सत्ता ना मिले। क्या आज हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन 2014 में नहीं किया? बिल्कुल किया, 19 में किया, अभी भी कर रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि बीजेपी अगर जीत रही तो किसकी वजह जीत रही? आपको एक ही मिसाल दे रहा हूं। जिस महाराष्ट्र, जिस स्टेट में 15 साल आपने हुकूमत की, 15 साल के बाद आज आप तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो बोलेंगे ओवैसी कराइए। अरे भाई हर चीज मुझ पे क्यों लगा रहे आप? हर चीज में मुझ को उंगली उठा देते हैं। अरे भाई कभी तो अपने गिरेबान में झांक कर तो देखिए। अच्छा, अमेठी हार गए और आप वायनाड जीतते हैं। क्यों जीतते हैं वायनाड?
इसलिए कि वहां पर 30-35% के ऊपर मुसलमान और ईसाई लोग हैं। आप अमेठी हारे, मैं तो नहीं लड़ा अमेठी, तो कितना बोलते रहेंगे। इनका मकसद एक ही है कि तुम इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप और वॉइस की बात मत करो, तुम कोऑप्ट हो जाओ, तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे सबवर्सिव हो जाओ। ये मुझसे नहीं हो सकता, मेरी तबीयत में नहीं है, ना मेरे मिजाज में बात है। मैं जमहूरियत को मजबूत करो। तो बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको लिए टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका।